गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सेकेंड लेक्चर हाउस प्रॉपर्टी पर होने जा रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये क्लियर किया था कि आखिरकार सेक्शन 22 हाउस को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर आप सारे फीचर्स एक बार ढंग से देख लेंगे तो ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में हाउस प्रॉपर्टी का जो ये हेड है उसमें हम हाउस किसे कहते हैं, अर्थात किस तरह के हाउस को ये टॉपिक कवर करेगा और ऐसे कौन से हाउस हैं जिनको वह छोड़ देगा। तो इतनी सारी बातों को स्पष्ट करने के बाद अब हम लोगों को ये देख लेना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली जो टैक्सेबल इनकम है, इनकम टैक्स में उसके लिए किस तरह का प्रोफार्मा मेंशन किया गया है, और फिर हम बारी बारी से उस प्रोफार्मे को थ्योरेटिकल व्यू से न्यूमेरिकल व्यू से डिस्कस कर लेंगे। तो फिर उतनी बातें क्लियर हो जाएंगी जो मूल रूप से आप लोगों के लिए अर्थात नेट और जेआरएफ के एग्जामिनेशन के लिए पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंस रखती है। तो थोड़ी सी बात है जो आपको नोट करना होगा, तो आप लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हमारा प्रोफार्मा है ग्रास एनुअल वैल्यू। ये जो मेरा घोड़े का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आप मान के चलिए कि मैं कोई अमाउंट वहां पर लिखना चाहता हूं। इसमें से हम माइनस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्स को, और म्यूनिसिपल टैक्स हम यहाँ माइनस करेंगे तो जो कुछ बैलेंस बचता है इस बैलेंस का नाम होता है एनुअल वैल्यू। और फिर हम यहाँ माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24(1). और पहला डिडक्शन है रिपेयर एंड कलेक्शन चार्जेस के नाम से, इसको हम इनर कॉलम में शो करते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे भी इनर कॉलम में लिखते हैं। फिर दोनों को जोड़ करके यहां से माइनस कर देते हैं। जो कुछ बैलेंस बच रहा है इसे ही हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहते हैं।
इसे ही हम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की संज्ञा देते हैं। अब आप लोग जरा सोचिए कि जहां तक इस टॉपिक के प्रोफार्मे का सवाल है तो बड़ा ही छोटा प्रोफार्मा है और केवल इसमें 2-4 बातें कही गई हैं जो कि आपको समझना है। और अगर मैं आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप जितने भी क्वेश्चन नेट और JRF में देखेंगे उसमें मैक्सिमम ग्रास एनुअल वैल्यू के डिटर्मिनेशन के रेफरेंस में पूछे गए हैं। इट मीन्स हाउ यू डिटरमाइन द ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन डिफरेंट सिचुएशन एंड कंडीशन। आपसे ग्रास एनुअल वैल्यू पर क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यूमेरिकल अंदाज का होता है और कुछ छोटी मोटी थ्योरेटिकल बातें पूछी जाती हैं जिनके लिए आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं है, अर्थात कोई उसमें कैलकुलेशन प्रोसेस नहीं। एक ही कैलकुलेशन है ग्रास एनुअल वैल्यू, दूसरा कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना पड़े और कुछ ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये प्रोफार्मा जानने के बाद अब इसका एक एक पॉइंट हम आपको क्लियर करा देते हैं और चूंकि हमें और आपको आइडिया ही है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं तरह के प्रश्नों की आपस में चर्चा हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप सारे प्रश्न आसानी से बना लेंगे। यदि आप प्रोफार्मे पर थोड़ा सा फोकस करें तो आपको एक चीज देखने को मिल रही है कि 3 आइटम इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर, म्युनिसिपल टैक्स, ये तीनों माइनस किए गए हैं और एक आइटम है ग्रास एनुअल वैल्यू जिसमें से माइनस किए गए। इसका मतलब है कि हाउस लॉर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने कुछ अपनी दलीलें दे रहा है कि आप ये ना सोचो कि मुझे जितना रेंट मिला सब का सब इनकम ही है। वो कहना चाहता है कि मकान को मेंटेन रखने में, लीगली सेटिस्फाइड रखने में हमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिन्हें आप म्युनिसिपल टैक्स का नाम दे सकते हैं, रिपेयर का नाम दे सकते हैं और इंटरेस्ट का नाम दे सकते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि इंटरेस्ट एक ऐसा आइटम है जो ऑलवेज हर मकान पर चार्ज नहीं होगा। भाई अगर आपने मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए, रिपेयर रिन्यूअल के लिए कोई लोन ही नहीं ले रखा है तो क्या फिर भी आप इंटरेस्ट पेड करेंगे? जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। इसका मतलब ये पॉइंट तो तभी जनरेट होगा इफ यू हैव टेकन एनी लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, फॉर द परचेज ऑफ द हाउस, फॉर द रिपेयर ऑफ द हाउस, फॉर द रिन्यूअल ऑफ द हाउस। और आप लोगों से तो मैं कहता रहता हूँ कि बिना वजह लिखने में क्यों परेशान रहते हैं, जब सब आपको प्रिंटिंग मटेरियल मिलता ही है तो बिना वजह लिखने की क्या जरूरत है। और जो मटेरियल न परचेज कर रहे हो तो फोटो कापी उनके पास PDF दे दी जाएगी तो बिना वजह लिखने की कोई जरूरत नहीं। आप केवल बात को ध्यान से सुने। तो देखिए ये प्रोफार्मा केवल एक बात ही कह रहा है और वो हाउस लॉर्ड की तरफ से कहा जा रहा है। हाउस लॉर्ड क्या कह रहा है उसको आप ध्यान से सुने। वो कहना चाहता है कि मुझे जितना कुछ रेंट मिला वो पूरा पूरा मेरा रेंट इनकम न मान लिया जाए। कहा क्यों? कहा चूंकि मैं हाउस के मामले में हर ईयर, हर वर्ष कुछ न कुछ खर्च करता हूँ और उसका नाम है म्युनिसिपल टैक्स के नाम पर पे करता हूँ।
रिपेयर के नाम पर मेरे एक्सपेंडिचर होते हैं, यहाँ तक कि इंटरेस्ट पेड के नाम पर मैं खर्च कर रहा हूँ। तो मेरे इन खर्चों को जहाँ तक ये वाजिब हों उसे घटाइए और फिर मुझे जो रेंट मिला है, जो बैलेंस बचेगा, उसे हमारी टैक्सेबल इनकम कहिए और उस पर मैं टैक्स देने को पूरी तरह से राजी हूँ। ये उसके कहने का अभिप्राय है। अब चूंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में ऐसे लोग रह नहीं गए कि वो एग्जैक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन दें कि मुझे कितना किराया मिलता है। हो सकता है लोग हेरा फेरी करें, चीटिंग करें, फेक इंफॉर्मेशन दें। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि जाने दीजिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपके मकान से कितना रेंट आपको मिलता है। मैं इसे स्वयं पता लगा लूँगा और समझ लूँगा कि आपका मकान वाकई कितने रुपए रेंट जनरेट कर रहा है। तो अब आइए मैं इस प्रोफार्मे को बारी बारी से समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसका मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते किसे हैं और किसी मकान की ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटरमाइन कैसे होती है, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इस प्रोफार्मे को डिलीट कर रहा हूँ और फिर से कुछ मेंशन कर रहा हूँ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड हाउ इट इज डिटरमाइंड। तो आप लोगों ने इसको नोट कर ही लिया होगा, इसलिए मैं इसको अब डिलीट कर सकता हूँ और बारी बारी से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर एक हेडिंग बना सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख लें, वैसे तो सब आपको लिखा लिखा मिल जाएगा। डिटरमिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण। तो आइए पहले मैं आपको समझाता हूं कि वास्तव में ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती क्या है। पहले इसको समझा देता हूं और फिर इसके डिटरमिनेशन के लिए हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो किस तरीके का प्रोविजन दे रहा है, उसकी बातें आपको सिखाता हूं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, चाहे वो नेट हो या JRF परीक्षा, तो कही है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से थोड़ा सुने। देखिए, बड़ी सरल बात है, आप सबको मालूम है। दो शब्द हर सब्जेक्ट में देखने को मिलते हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे, वहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, सारी चीजें देखने को मिलेगी। ग्रॉस मिलेगा, नेट मिलेगा। अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट, तो आपको वहां ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वहां भी देखने को मिलेगा। और आप यहाँ तो देख ही रहे हैं, आपके प्रोफार्मे में भी दो शब्द यूज किया गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और फिर थोड़ी ही देर बाद एनुअल वैल्यू। तो इसका मतलब ग्रॉस और नेट का जो मैटर है ये कंटिन्यू हर टॉपिक में हर जगह देखने को मिलता है। तो एक बात आप लोग जानते हैं कि अकाउंटेंसी में पढ़ते समय आपने देखा था कि कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट ही नेट प्रॉफिट हो जाता है।
अगर आपको ये बात याद आ रही हो तो आप ऐसा बोल सकते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है, डज ग्रॉस प्रॉफिट मीन नेट प्रॉफिट? तो आप कहेंगे यस। इफ देयर इज नो एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस shown in debit side of the profit and loss account, it means gross profit will weaken net profit. इसका मतलब डिफिनीशन क्लियर है कि ग्रास प्रॉफिट से अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया जाए तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यहां भी स्पष्ट होना चाहिए कि ग्रास एनुअल वैल्यू से यदि हम कुछ एक्सपेंडिचर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमको जानना चाहिए कि ग्रास और एनुअल को हम किस तरह से क्लियर करेंगे। तो प्रोफार्मे से तो क्लियर है कि ग्रास एनुअल वैल्यू से यदि हम म्युनिसिपल टैक्स को सब्सट्रैक्ट कर दें तो एनुअल वैल्यू आ जाती है, राइट है। इसी तरह से जीडीपी में से अगर डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो एनडीपी आ जाता है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है कहानी बड़ी साफ है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है। तो ग्रास एनुअल वैल्यू होता क्या है, पहले हम लोगों को ये समझना है, और इसके लिए कोई बड़ा फंडामेंटल नहीं पढ़ना है, अपने प्रूडेंस से बात को आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज ग्रास एनुअल वैल्यू। इसके संदर्भ में जो स्कॉलर ऑफ द टैक्स हैं बड़ी सीधी डिफिनीशन दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को कितने रुपए में किराए पर उठाया जा सकता है उसे उस मकान की ग्रास एनुअल वैल्यू कहते हैं। कहा जिस मकान को जितने रुपए में किराए पर उठाया जा सकता है, इसका मतलब जो उसकी अर्निंग एबिलिटी है, ग्रास एनुअल वैल्यू रियली नोन एज अर्निंग एबिलिटी ऑफ द हाउस। किसी मकान की जो क्षमता है इनकम जनरेट करने की, उसी को हम ग्रास एनुअल वैल्यू कहते हैं। आप कहें कि इस तरह का डिफिनीशन क्यों दिया गया कि किसी मकान की जो कैपेसिटी है वही ग्रास एनुअल वैल्यू है। कहा ऐसा इसलिए कहा गया कि तमाम सारे हाउस लॉर्ड हैं इस दुनिया में जो इतने एक्सपर्ट हैं कि वो कहेंगे अरे मैंने तो अपना मकान अपने एक रिलेटिव को किराए पर दे दिया है और इससे बड़ा मैं नॉमिनल किराया लेता हूं। तो आप बताओ, वो रिलेटिव तो आपके हैं, हो सकता है आपने उनको नॉमिनल रेंट पर दे दिया है, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिलेटिव हैं क्या? उनके तो नहीं हैं। तो वो तो कहेगा ही कि आपने भले ही अपने इतने अच्छे मकान को 2000 रुपये पर मंथ किराए पर दे रखा है, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से 10,000 रुपये पर मंथ का होना चाहिए। तो इसलिए जो डिफिनीशन दी गई बड़ा सोच समझ करके दी गई है कि किसी भी हाउस प्रॉपर्टी को कितने रुपए किराए पर उठाया जा सकता है, कहा वही उसकी ग्रास एनुअल वैल्यू है। उठाने को आप फ्री में दे दें, है कि नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले को खाना पीना भी खिलाएं पिलाएं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं माना जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जब आप फ्री में मकान दे सकते हैं तो टैक्स भी आप दे लेंगे, है कि नहीं। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि ग्रास एनुअल वैल्यू वह फिगर है जितने में किसी मकान को किराए पर उठाया जा सकता है। रियली आपने उठाया कितने में है इससे उसका कोई मतलब नहीं। तो अब ऐसी स्थिति में अगर आप इधर उधर की बात बताएंगे तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है। वो तो आपके मकान का वैल्यूएशन करेगा कि आपका मकान किस मोहल्ले में स्टेब्लिश्ड है, किस स्टैंडर्ड का बना हुआ है, उस मोहल्ले में उस शहर में और सारे मकानों की
क्या किराए की अमाउंट बनती है, आदि या तमाम बातों पर विश्लेषण करेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपके मकान की एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। और आप जो दलील अपनी तरफ से देंगे कि मैंने तो फ्री में उठा रखा है, मैं किसी से किराया लेता ही नहीं, मैं किराया लेना पाप समझता हूँ, कहा आपकी बातें महत्वपूर्ण नहीं होंगी। तो इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के डिटर्मिनेशन के लिए एक बड़ा सूक्ष्म और बड़ा ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट ने दिया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज ए वैल्यू ऑन विच ए हाउस कुड बी लेट आउट, जिस पर एक मकान किराए पर उठाया जा सकता है। कितने में आपने उठाया है ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलिए ये बात हमारे समझ में आ गई कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम किसे कहते हैं। दूसरी चीज अब हमको ये समझना है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन जब हम करते हैं, अब डिटर्मिनेशन पर हम चले आए, जब डिटरमाइन करते हैं तो इससे पहले हमें देखना होता है कि वाकई मकान कितने तरह के होते हैं। और जब तक ये बात क्लियर न हो जाए तब तक ग्रॉस एनुअल वैल्यू का डिटर्मिनेशन नहीं हो सकता। तो उसमें कई तरह के मकानों की चर्चा की गई, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डिवीजन है वो इस तरह से है। एक मकान है नंबर 1, जिसको हम कहते हैं हाउस विच इज लेट आउट। कहा ऐसा मकान जो किराए पर उठाया गया। हाउस विच इज लेट आउट, कहा ऐसा मकान जो किराए पर उठा हो, उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। फिर इन्होंने लिखा उसमें पॉइंट नंबर बी, द हाउस विच इज सेल्फ ऑक्युपाइड, का ऐसे मकान जो किराए पर तो नहीं उठे हैं लेकिन उसमें मकान का मालिक स्वयं रहता है। तो कहा ऐसे मकानों की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी। और फिर तमाम समस्याएं आपके सामने पैदा होंगी। सी हाउस विच इज पार्टली लेट आउट, तो बात आगे समझ में आ गई होगी। एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। इस तरह के भी मकान समाज में देखने को बहुत सारे मिलते हैं। बल्कि अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो और आप व्यवहारिक तौर पर आजमाइश करें तो देखेंगे कि इस तरह के मकान कम से कम दिखाई देंगे, इस तरह के मकान कम से कम दिखाई देंगे, ज्यादातर मकान आपको इस तरह के दिखाई देंगे। पता लगा 4 मंजिले का, 3 मंजिले का, 2 मंजिले का मकान बना हुआ है, एक फ्लोर में हाउस लॉर्ड रहता है, शेष सारे फ्लोर में टेनेंट रहते हैं। तो इसका मतलब है ज्यादातर ऐसी नौबत देखने को मिलती है। तो इसलिए आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू इस रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग देखना होगा। वैसे अगर मैं डिवीजन करना चाहूं तो मैं एक डिवीजन और कर सकता हूं। कहा वो क्या है, वो है हाउस विच इज periodically let out and self occupied।
हो सकता है इन दोनों बातों में थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी असहज महसूस कर रहे हों, लेकिन एक एग्जाम्पल लेता हूं, बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। इस थर्ड नंबर के लिए एग्जाम्पल ये है, यह एक हाउस है और इस हाउस में 2 यूनिट है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। आधा ग्राउंड फ्लोर है, आधा फर्स्ट फ्लोर है। अगर ये 1/2 लेट आउट है और ये वाला पोर्शन 1/2 सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो ऐसे मकानों को आप क्या बोलेंगे? हाउस पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तो आई थिंक यू आर क्लियर by the explanation of C how you classified the house which is partly let out and partly self occupied। और अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल डी के लिए दूं तो आपको बात और स्पष्ट होगी। एक दूसरा मकान देखो, ये भी बन करके तैयार हो गया और इसके बारे में कैसा बोल रहा हूं कि पूरा मकान हो सकता है 8 महीने तक लेट आउट हो, तो बचे 4 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिकली। इसका मतलब ये मकान पीरियोडिकल सिस्टम पर काम कर रहा है। कुछ महीनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ महीनों के लिए लेट आउट है। तो मेरा मतलब यह है कि आपको जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिस्कस करना है, पढ़ना है, वो ऐसे मकानों के बारे में। ये मकान कैसे हैं, इनका डायग्राम अगर मैं बना के दिखाऊं, ये कहानी बड़ी साफ है। ये मकान है और पूरा लेट आउट है। पूरा मकान पूरे 12 महीने लेट आउट है। और अगर मैं दूसरे नंबर के लिए चर्चा करूं, एक मकान ये और बना दिया गया। ये पूरा मकान पूरे 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो मैं समझ रहा हूं कि आप मेरी बात को ढंग से समझ गए होंगे कि इन चारों कंडीशनों के लिए मैंने 4 मकान बना रखा है कि नहीं? और आप समझ गए हो तो मैं इनको डिलीट कर दूं, नहीं सारे मकानों का भाग बोर्ड पर तो पड़ ही रहा है कि नहीं? ये है ऐसा मकान जो पूरे 12 महीने लेट आउट है और एक ऐसा मकान जो 12 महीने सेल्फ ऑक्युपाइड है। एक मकान जिसका 1/2 पोर्शन लेट आउट है, 1/2 पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड है। और एक ऐसा मकान जो पूरा का पूरा 8 महीने तक लेट आउट है और 4 महीने तक सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो आपको इन चारों सिचुएशन में ग्रॉस एनुअल वैल्यू को सीखना है और आपके एग्जामिनेशन में यहीं से पूछता है कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करो। इसके अंदर कुछ छोटी मोटी बातें और हैं, उनकी चर्चा दौरान डिस्कशन होगी, लेकिन मूल बात यही है। तो आइए बारी बारी से एक एक डिस्कशन में आपको मैं ले चलता हूं। पहले इस तरह के मकानों की चर्चा करूंगा, फिर इस तरह के, फिर इनको और इसके बाद इनको। राइट है? तो मैं नीचे का BCD डिलीट कर देता हूं, एक मेरा बचा रहेगा और आप चूंकि स्टूडेंट हैं तो आपको लिख लेना होगा, है कि नहीं? तो आइए अब मैं आपको सिखा रहा हूं डिटरमिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और उसमें भी इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस विच इज लेट आउट। तो फिर आइए देखते हैं किस तरह से कहानी आपकी आगे बढ़ती है। देखें
तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जब कभी आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन करें कि आपका मकान ए से बिलोंग करता है कि बी से करता है कि सी से करता है अथवा डी से करता है। पहले इसे आप क्लियर करें। चलो मैं मान लेता हूं कि आपने क्लियर किया आपका मकान कंडीशन नंबर ए से बिलोंग करता है। कहा सर जब ए से बिलोंग करता है तो क्या इसके अंदर भी कोई झंझट तो नहीं है? कहा झंझट तो रहेगी, ला पढ़ रहे हैं तो झंझट तो रहेगी। तो अगर ए से बिलोंग करता है तो फिर आपको क्या सोचना होगा? अब आपको जो सोचना होगा जरा उसको आप आइए सोचिए। इसको मैं लिख रहा हूं नंबर 1। कहा सर नंबर 1 में क्या लिख रहे हैं? कहा मैंने लिखा यहां पर लिखा कि हाउस इज लेट आउट। का ऐसा मकान जो किराए पर उठा है। का ये तो यहां भी लिखा है सर। का लेकिन और तो सुने आप, हाउस इज लेट आउट विदाउट वैकेंसी पीरियड एंड अनरियलाइज्ड रेंट। कहा सर ये क्या लिख दिया? ये आपने क्या लिखा? कहा मैंने ये लिखा कि मकान किराए पर है। कहा बिल्कुल है।